हेलो बच्चों, स्टडी सारथी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लखनवी अंदाज। इसके लेखक यशपाल जी हैं। इनका जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया। वहीं पर इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ाव के कारण ये जेल भी गए और इनकी मृत्यु जो है वह 1976 में हुई। यशपाल जी की ये रचना है लखनवी अंदाज। यह एक व्यंग्य कहानी है। लखनवी अंदाज में इन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि बिना किसी कथ्य यानी कि किसी बात की कहानी नहीं लिखी जा सकती। कुछ ना कुछ तो कथा होती है जिस पर कहानी लिखी जाती है और स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जाता है। तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज को एक व्यंग्य कहानी के रूप में लिखा है और लेखक उस पतन की ओर जाने वाले सामंती वर्ग पर जो तंज करते हैं और व्यंग्य करते हैं, जो असलियत से अनजान एक बनावटी जीवन शैली का जो समाज का वर्ग, सामंती का मतलब होता है जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, मतलब रईस जैसे कि धनी मनी वर्ग के जो लोग हैं, तो उनकी विचारधारा भी वैसी हो जाती है कि वह बनावटी जीवन शैली जीने लगते हैं। मतलब लखनऊ के नवाबों के बारे में इन्होंने कहा है कि लखनऊ नवाबों का शहर रहा है और धनी मनी व्यक्ति वहाँ के एक सामंती वर्ग के लोग थे। तो उन्होंने इस बात पर व्यंग किया है कि नवाबी नहीं भी रही या थोड़ी बहुत बची भी है तो भी लोग अपनी जीवन शैली को उसी तरह से दिखाते हैं, अपनी शान शौकत को उसी तरह से दिखाते हैं जैसे कि हकीकत में पहले शान शौकत इनकी रही है। और वास्तविकता से दूर अपने लिए तमाम उटपटांग हरकत करने से भी ये वर्ग नहीं चूकता कि अपने आप को रईस दिखाना है तो कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, इस तरह की सोच होती है इनकी। और इसी को यशपाल जी ने इस कहानी में बताया है, दिखाने की कोशिश की है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। मतलब ट्रेन के उस समय सेकंड क्लास में जाने के लिए टिकट के पैसे अधिक लगते थे, तो दूर तो जाना नहीं था। लेखक को पास में ही कहीं जाना था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक कहते हैं कि मुफस्सिल का मतलब होता है जो नगर के केंद्र में इर्द गिर्द वाली जो जगह होती है, तो स्टेशन अक्सर वहीं होती है, शहर के बीचों बीच होती है। तो पैसेंजर ट्रेन थी और लेखक ने आराम से यात्रा करने के लिए और कहानी के संबंध में सोचने के लिए और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देख सकने के लिए, जो खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखें और उसका आनंद लें, तो ये सब सोचकर उन्होंने टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया था। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। गाड़ी खुलने ही वाली थी, छूट जाती अगर थोड़ी सी देर होती और तो लेखक जल्दी सेकंड क्लास के एक छोटे से डब्बे को खाली समझकर कि ये खाली होगा, दौड़कर ट्रेन में दौड़कर उसमें चढ़ गए। मतलब जरा दौड़कर, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एकदम से दौड़ने ही लगे थे, मतलब झटपट में एक छोटे से डब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। उन्होंने जैसा सोचा था कि डिब्बा खाली होगा, निर्जन का मतलब होता है खाली, सुनसान, डिब्बा खाली होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। डिब्बा निर्जन नहीं था, खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। अब यहाँ पर लेखक व्यंग्य करते हुए कहते हैं, सफ़ेद पोश का मतलब होता है भद्र लोग, मतलब धनी मनी, मतलब सीधे साधे धनी मनी भी और थोड़े इज्जतदार लोग, भद्र लोग
पालथी मारकर एक सज्जन उस तरह के बैठे थे, जो देखने में लखनऊ की नवाबी नस्ल के लग रहे थे। उनका वेशभूषा इस तरह से था कि लग रहे थे कि लखनऊ के नवाबों के वर्ग के कोई ये सज्जन हैं। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। उन सज्जन के सामने 2 खीरे जो थे उन्होंने अपने तौलिए बिछाकर उस पर रख रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई देने लगा। अब चूंकि लेखक तो दौड़कर झटपट से, चूंकि गाड़ी छूट जाती उनकी, तो दौड़कर डिब्बे में चढ़ गए थे। तो वो अचानक जब डिब्बे में चले गए तो जो सज्जन वहाँ पर बैठे हुए थे, तो उनकी आंखों में उनका एकांत भंग हो गया। इस तरह के विघ्न का लग रहा था कि उनको मन में असंतोष हो गया। उनकी आंखों में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। लेखक ने सोचा कि हो सकता है कि ये भी कोई कहानी लिखना चाह रहे हों और उसके लिए सोच रहे हों, उसी चिंतन में हो। या फिर ये भी हो सकता है कि खीरा जैसी जो वस्तु का इनको शौक था, खाने के लिए ही सामने रखा था, तो खीरे का शौक करते देख लिया था हमने, तो इनको संकोच हो रहा हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति मतलब दोस्ती के लिए, उनके साथ के लिए। अब वो जो नवाब साहब थे, उन्होंने लेखक के संगति के लिए, लेखक के साथ के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब लेखक कहते हैं कि जब नवाब साहब ने सामने से कोई उत्साह नहीं दिखाया कि वो हमसे बातचीत करना चाहते हों, तो हम भी क्यों पहल करते, मतलब हम भी क्यों उनको टोकते पहले। तो हमने भी अपने आत्मसम्मान को कायम रखा और उनसे आंखें चुरा ली। मतलब उनसे आंखें चुरा ली का मतलब होता आंखें नहीं मिला रहे थे, उनकी ओर देख नहीं रहे थे। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। अब खाली बैठे कल्पना करते रहने की लेखकों की आदत होती है कि वो कल्पना करते रहते हैं, कहानी को सोचते रहते हैं, तो उनकी आदत है ऐसी। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब जब वो सोच रहे थे तो नवाब साहब के बारे में ही सोच रहे थे, क्योंकि सामने वही बैठे थे, कि उनको क्यों असुविधा हो रही है, क्यों संकोच हो रहा है उनको, किस कारण से हो रहा है। वह इसका अनुमान लगाने लगे, मतलब कारण का पता लगाने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अब ऐसा लगता है, लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि ऐसा संभव हो सकता था कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के लिए किफ़ायत के विचार से, बचत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट, वो चाहते तो और भी महंगा टिकट खरीद लेते, लेकिन क्योंकि अकेले यात्रा करना चाह रहे हों, या फिर किफ़ायत के विचार से, बचत के विचार से भी सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब उनको यह गवारा नहीं था, यह बर्दाश्त नहीं था कि शहर का कोई और सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। मतलब उनको मंझले दर्जे में सेकंड क्लास में कोई सफ़र करता भी देखे, कोई और भद्र लोग उनको देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब अकेले, चूँकि वो सोच रहे थे कि हम अकेले ही सफ़र करेंगे, तो सफ़र को काटने के लिए, सफ़र में जो वक्त लगता है उसको काटने के लिए खीरे खरीद लिए होंगे कि खाते खाते, धीरे धीरे खाते रहेंगे, सफ़र ऐसे कट जाएगा, मन भी लगा रहेगा। लेकिन अब चूँकि तो लेखक उसमें सवार हो चुके थे, उनके सामने बैठे थे, तब उनको यह लग रहा होगा मन में कि अब कैसे खीरा खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। अब लेखक जो हैं वह पूरी तरह से तो उनसे नज़र से नज़र नहीं मिलाकर देख रहे थे, तो कनखियों से, मतलब थोड़े से उनको, थोड़े नज़रों से उनको देख भी रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नवाब साहब जो थे वह गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर गौर करते रहे। वहाँ जो कुछ भी परिस्थिति थी उस पर वह सोचते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि जो नवाब साहब
ने उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, वह अचानक उनको ये कह रहे थे कि आदाब अर्ज। आदाब अर्ज एक उर्दू शब्द है और इसका मतलब होता है कि किसी को अभिवादन करना, जैसे कि बोलते हैं हेलो या फिर नमस्ते, इस तरह से अभिवादन करना। तो नवाब साहब लेखक को अभिवादन कर रहे थे। इसी पर ये वो शब्द जो है लेखक ने लिखा है कि उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था। और साथ में ये भी कहा उन्होंने, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, मतलब खीरा खाएंगे। इस तरह से उन्होंने लेखक से कहा, आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। अभिवादन करके उन्होंने खीरे को ऑफर किया लेखक को, नवाब साहब ने। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अब नवाब साहब जो पहले तो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे और अचानक से उनका यूं अभिवादन करना और खीरा उनको ऑफ़र करना, खीरे के लिए पूछना कि खाएंगे, इस तरह से ये चीज़ जो है नवाब साहब का ये जो भाव परिवर्तन हुआ, व्यवहार में परिवर्तन हुआ, वह लेखक को कुछ अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेर लेना चाहते हैं। अब लेखक ने यह भांप लिया कि समझ लिया कि अच्छा, तो मतलब अपने शराफत को बनाए रखने के लिए, मैंने अपने तहजीब को, अपने संस्कारों को बनाए रखने के लिए कि कोई अगर हमारे साथ कोई सफ़र कर रहा है तो उसको हेलो बोलें, नमस्ते अभिवादन करें और जो कुछ भी हम खाने के लिए रखे हैं उसको ऑफ़र करें। तो ये चीज़ फॉर्मेलिटी, मतलब एक तरह से सोच लीजिए फॉर्मेलिटी के लिए जो उनको ये बात नवाब साहब लेखक को कह रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं लेखक कि हमें भी इन्होंने मामूली लोग ही समझ लिया है। जवाब दिया, लेखक ने जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाएं कि शुक्रिया किबला, मतलब यहाँ पर किबला का अर्थ ऐसा होगा कि जैसे आप ही, शुक्रिया। उन्होंने शुक्रिया कहा नवाब साहब को लेखक ने और कहा कि आप शौक फरमाएं, हमें नहीं खाना है। इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। अब जब लेखक का जवाब ये हुआ कि नहीं आप खाइए, शुक्रिया आपको ये पूछने के लिए हमको, और आप खाइए, हम नहीं खाएंगे, तो नवाब साहब ने फिर से खिड़की के बाहर नवाब साहब देखने लगे। एक पल के लिए उन्होंने बाहर देखा और गौर किया, और इस बात पर गौर किया और दृढ़ निश्चय से, मतलब मन में सोच लिया कि नहीं चलो कोई बात नहीं, ये नहीं खाएंगे तो मैंने पूछ तो लिया और अब मुझे खाना है। खीरों के नीचे जो तौलिया उन्होंने रख रखा था उसको झाड़ कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। उनके सीट के नीचे एक लोटा रखा था, उसमें पानी होगा, तो पानी से उन्होंने दोनों खीरों को बारी बारी से खिड़की के बाहर धोया, हाथ करके बाहर की तरफ हाथ करके धोया लोटे के पानी से, और फिर तौलिए से पोंछ दिया। जेब से चाकू निकाला, जेब में उन्होंने चाकू रख रखा था, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। अक्सर बच्चों जब खीरे काटते हैं तो खीरे का जो जड़ वाला हिस्सा होता है उसको काट करके और उसको कोई चीज़ से उसमें छेद छेद करके गोद गोद करके और उसको रगड़ देते हैं, तो जो खीरे का तीतापन होता है जड़ का वह निकल जाता है। तो नवाब साहब भी ठीक इसी तरह कर रहे, यही खीरा काटने का तरीका है। तो वो भी वही कर रहे थे। दोनों खीरा का जो दोनों सिरा था, जो जड़ वाला हिस्सा था, उसको काट लिया और उसको चाकू से गोद कर और उसको रगड़ के उसमें से झाग को निकाल दिया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। अब वह खीरों को छीलते थे और उसको काट करके उसके फाँक बनाते थे। फाँक मतलब पीस, कतरे, तो उसके फाँक बनाते थे और बड़े ही अच्छे से तौलिए पर सजा सजा कर रखते जाते थे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि लखनऊ स्टेशन जो है वहाँ पर जो खीरा बेचने वाले आते हैं वह खीरा कैसे खाया जाए इसका बहुत अच्छा तरीका जानते हैं, और ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक, मतलब ऐसा नमक जिसमें जीरे को पीसकर मिलाया गया हो, खरा जीरा नहीं होगा यहाँ, संभवतः जीरा पीसकर ही मिलाया जाता है। ऐसे ऊपर से जब हम कोई चीज़ में जीरा का पाउडर और नमक मिलाकर खाते हैं तो जीरा को भूनकर पीसकर
रखा जाता है और नमक के साथ मिलाया जाता है। तो जो खीरा बेचने वाला होता है वह भी यही काम करता है, जीरा मिला हुआ नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया, और पीसी हुई मतलब लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च के पाउडर की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं ग्राहक के लिए। क्या करते हैं खीरा बेचने वाले, तो जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया हाजिर कर मतलब दे देते हैं, हाजिर कर देते हैं मतलब खीरे के साथ साथ ये चीज़ें भी दे देते हैं। उनको अच्छे से पता है कि इस तरह से जब लोग खाएंगे तो उनको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खीरा, तो वो ये तरीका जानते हैं और दे देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। बुरक का मतलब होता है छींट देना। अब नवाब साहब ने क्या किया, खीरा छील कर उसका झाग वाग तो निकाल ही चुके थे, वह गोद कर उसको काट कर के सजा दिए थे। तब उन्होंने ये पुड़िया निकाली, जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की पुड़िया निकाली और सुर्खी मतलब उसका जो पाउडर था, जीरा मिला नमक और लाल मिर्च का जो पाउडर था उस पर बुरक दी। खीरे के पीस के ऊपर, खीरे के फांकों के ऊपर उन्होंने इसको छिड़क दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा का मतलब है एक्सप्रेशन, मतलब उनका जो भाव हो रहा था चेहरे पर उस समय, जो भाव थे उनके चेहरे पर वह, और जबड़ों के स्फुरन मतलब जबड़ों के चलाने से, मतलब स्फुरन का मतलब होता है स्फुटित होना, मतलब कोई चीज़ को जैसे कि बार बार उसको रिपीट करना, मतलब स्फुरन का मतलब जैसे कोई चीज़ दिखाना, जैसे प्रस्फुटित करना। तो स्फुरन जबड़ों के मतलब जबड़े उनके जो बार बार चल रहे थे, माने मुंह चल रहा था उनका, जबड़े ऊपर नीचे हो रहे थे, चल रहे थे। तो उससे इस प्रक्रिया तो उससे स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। प्लावित मतलब जैसे कि मुंह में पानी आना, मतलब गीला होना, मुंह में पानी आ रहा था उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, भाव भंगिमा और जबड़े जो उनके चल रहे थे, स्फुरन, जबड़ों के स्फुरन से यह स्पष्ट हो रहा था कि उनके मुंह में खीरे के स्वाद को सोच कर ही, खीरे की स्वाद की कल्पना करके उनके मुंह में पानी भर रहा था। मुख उनका जो है वह प्लावित हो रहा था, पानी से भर रहा था। अब लेखक आगे कहते हैं कि हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, लेखक उनको कनखियों से देख रहे थे, पूरी नज़र नहीं मिला रहे थे पर कनखियों से चोरी छुपे उनको देख भी रहे थे। मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। यहाँ पर लेखक ने बहुत ही मज़ेदार बात कही है कि उनको कनखियों से वह देख रहे थे और मन में यह सोच रहे थे कि ये तो बड़े मियाँ रईस बनते हैं, मतलब ये बड़े रईस बन रहे हैं, लेकिन लोगों के नज़रों से भी इनको बचना है। तो इसमें ये नज़रों से बचने के लिए, बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। मतलब लोगों की जो अक्सर असलियत क्या होती है, ये कि कुछ जब कोई खाने बैठता है और उसके स्वाद को अनुभव करता है तो ये तो सामान्य सी बात है कि किसी के भी मुंह में पानी भर जाता है। तो वही चीज़ उनके साथ भी हो रहा था, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे कि लोगों की नज़रों से बचें, लेकिन ये चीज़ तो हो ही रहा था, तो उनका असलियत तो दिख ही रहा था, जो सामान्य लोगों के साथ भी होता है। इसमें छिपाने वाली बात क्या थी। लेकिन रईस बन रहे थे वो कि नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, खीरे को इस तरह से जो हो उस पर पाउडर छिड़क रहे हैं और इससे उनको कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन यही चीज़ छुपाने के चक्कर में, यही चीज़ छुपाने के सोच से वह अपनी असलियत भी दिखा रहे थे। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। अब इसी क्रम में नवाब साहब फिर एक बार लेखक की ओर देख लेते हैं और क्या कहते हैं वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब बालम खीरा का कोई प्रकार होगा, जैसे कि बहुत से सब्जियों के बहुत से प्रकार, जैसे गोभी के कई प्रकार होते हैं, आम के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि आलू के कई प्रकार होते हैं। तो उसी तरह से बालम खीरा का भी कोई एक वेराइटी होगा जिसको बालम खीरा बोलते होंगे, अच्छा होगा। तो नवाब साहब ने लेखक की ओर खीरे की प्रशंसा करते हुए कहा कि हो सकता है कि ये प्रशंसा करेंगे तो ये फरमाएंगे, इसको खा लेंगे तो फिर हम भी खा सकेंगे। अब वो तो असमंजस में पड़े थे कि कैसे खाएं उसको, और सजा बजा तो बहुत अच्छे से रहे थे उसको
काट वाट के उस पर अच्छे से पाउडर वाउडर छिड़क दिए थे, नमक मिर्ची और जीरा लगा हुआ मिला हुआ, और मुंह में उनके पानी भी आ रहा था। और इसी चीज़ को छिपाने के चक्कर में उनके जबड़े जो हैं वह स्फुरित हो रहे थे। ये सब चीज़ को देखकर लग रहा था, लेकिन वो खा भी नहीं रहे थे। तो उन्होंने एक बार फिर से लेखक की ओर देखा और एक कोशिश की कि किसी तरह ये भी शौक़ फरमाएं, ये भी खा लिया। वल्लाह शौक़ कीजिए। वल्लाह उर्दू का कोई शब्द है जिसका मतलब होता है वाह, ऐसा समझ लीजिए। वाह, शौक़ करिए, शौक़ कीजिए, खाइए। लखनऊ का बालम खीरा है, लखनऊ का बालम खीरा है ये, इसको आप भी खाइए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। अब यहाँ लेखक अपनी स्थिति बता रहे हैं कि खीरे को इतने सुंदर से उन्होंने काट कर सजा कर रखा था, और उस खीरे के फाँकों पर नमक मिर्च जब उन्होंने छिड़क दिया था, तो नमक जब मिर्च किसी चीज़ पे छिड़क देते हैं तो उस पर अक्सर पानी जैसा आने लगता है, नमक पसीजता है। तो जैसे कि किसी चीज़ पे नमक छिड़क देते हैं ना, तो उस पर देखिएगा आप कभी ऐसा करके कि उस पर जब नमक पिघलता है तो वह पानी की शक्ल में उस पर दिखने लगता है। तो ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें, मतलब नमक तो उस पर छिट चुके थे, तो वो नमक के पिघलने से जो उस पर पानी जैसा दिख रहा था, पानी आ रहा था, पानी आ रहा था उस पर, उसको देख करके लेखक के भी मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन वह तो पहले ही इनकार कर चुके थे। जब पहली बार नवाब साहब ने पूछा था तो वो इनकार कर चुके थे। तो अब क्या करते, तो आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। अब उन्होंने समझा कि अब जब पहले ही इनकार कर चुके हैं तो अब स्वीकार नहीं करेंगे, आत्मसम्मान बचाएंगे, हम अपना बचाए रखेंगे। तो आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा और उत्तर दिया। नवाब साहब को कहा कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब का मतलब होता है ज़रूरत, कि शुक्रिया है आपको इसके लिए जो आपने दोबारा से मुझे पूछा, लेकिन इस समय मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। मेदा भी ज़रा कमज़ोर है, केवल शौक़ फरमाएं। मेदा का मतलब होता है उदर, मतलब पेट। तो पेट भी ज़रा कमज़ोर है, पेट भी मेरा ठीक नहीं है, तो आप ही शौक़ फरमाएं, आप ही खाएं, आप खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। सतृष्ण मतलब होता है कि मन में इच्छा लिए, इच्छा सहित। नवाब साहब ने इच्छित आँखों से, सतृष्ण आँखों से, मन में इच्छा लिए हुए और ललचती आँखों से उस नमक मिर्च वाले फाँक को, नमक मिर्च के संयोग से जो वह फाँक चमक रही थी उसको देखा, चमकती हुई खीरे की फाँकों की ओर देखा, और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। और फिर से वो खिड़की के बाहर देखे और दीर्घ निश्वास लिया, मतलब लंबा सांस लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। अब खीरे की एक फाँक को उन्होंने उठाया और अपने होठों तक ले गए। होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, मतलब पहले होठों तक ले गए, फिर फाँक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गईं। अब होठों तक फाँक को ले गए और फिर उसको सूंघा भी, तो उसका जो स्वाद था उनके मन में उतर गया, और उसके आनंद से उन्होंने स्वाद के आनंद को अनुभव करके आंखें बंद कर ली। उनकी आंखें बंद हो गई, आंखें उनकी मूंद गई, उन्होंने आंखें मूंद ली। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। अब जो उनके मुंह में वो पानी पूरा भर गया था, प्लावित हो गया था, उनका मुंह पानी से भर गया था, उस पानी का घूंट वो घोंट गए, मतलब निगल गए अंदर ही अंदर। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, और तभी नवाब साहब ने क्या किया कि खीरे की जो फाँक थी उसको खिड़की के बाहर छोड़ दिया, मतलब एक तरह से फेंक ही दिया, छोड़ दिया। तो वो क्या किए नवाब साहब, लेखक यहाँ लिखते हैं कि पता नहीं क्या किए वो। खीरे के फाँक को इतनी मेहनत से काटे, छीले, पहले काटे, फिर उसको सजाए, फिर उस पर नमक, जीरा और मिर्च का जो पाउडर था उसको छिड़के। लेखक को भी ऑफ़र किए, पूछा खाने के लिए, लेखक ने फिर दोबारा भी मना कर दिया। तो तब उन्होंने खीरे की फाँक को, एक फाँक को उठाया और होठों तक ले गए, लेकिन उन्होंने खाया नहीं, उसको सूंघा, और सूंघ करके उन्होंने उसके स्वाद की कल्पना से, सूंघते ही उनकी आंखें बंद हो गई, मतलब उसको वो स्वाद, उस स्वाद की कल्पना में जो उसका स्वाद था उनके सूंघते हुए, सूंघने के बाद उसको वह महसूस किए, और
उनके मुंह में जो उससे पानी भर गया था उसको अंदर ही अंदर निगल लिए और उसको बाहर खिड़की के बाहर फेंक दिया, मतलब छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। बच्चों देखिए लेखक ने कितनी दिलचस्प कहानी लिखी है। इस चीज़ को, नवाब साहब के इन रवैयों को उन्होंने कितनी व्यंग के साथ भी और कितने अच्छे से शब्दों में उतारा है। नवाब साहब क्या कर रहे थे, तो वह खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाते और उसके रसास्वादन से, मतलब उसके स्वाद के अनुभव से उनका मन भर उठता। वो स्वाद को अनुभव करते, सिर्फ अनुभव करते, खाते नहीं थे, और खिड़की के बाहर फेंकते गए। मतलब इस तरह से एक एक फांक को नवाब साहब ने, खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। अब जो वो होंठ तक ले जाते और नाक से सूंघते और फिर उसको अनुभव करते, मुंह में पानी भी भर जाता, तो भी अंदर अंदर निगल जाते। ये सब कुछ करके एक एक फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिए। सारा का सारा खीरा का फांक खिड़की के बाहर फेंक दिए। और जब सब फेंक दिए तो उन्होंने तौलिए से अपने हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। गुलाबी आंखों से, मतलब जैसे इस तरह से करते हैं, कोई गर्व या ऐसा महसूस करते हैं तो आंखें हल्की सी जैसे कि लाल जैसी हो जाती हैं, चमकने लगती हैं। तो उन्होंने वही किया, सब फेंक करके हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से, गुलाबी आंखों से, गर्व भरे आंखों से लेखक की ओर देख लिया, कि जैसे वो ये कह रहे हों, बिना कहे ये कह रहे हों कि देखा, यही है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब वो जो इतने समय तक वो खीरे का ये सब कुछ कर रहे थे, उसको धोया, छीला, काटा, सजाया, फिर उस पर वो पाउडर छिड़का, सब कुछ किया, फिर एक एक करके फेंकते चले, ये सब कार्यक्रम करके वह थक गए थे। खीरे का ये सारा तैयारी और इस्तेमाल से वह बेहद थक गए थे, तो थक कर वो लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि नवाब साहब तो खीरे की ये सब तैयारी और इस्तेमाल, ये सब कुछ करके वह थक गए थे तो लेट गए, लेकिन वो सोच रहे थे, लेखक सोच रहे थे इस बारे में। और फिर तस्लीम मतलब होता है सम्मान में सिर खम कर लेना। उन्होंने सिर झुका दिया नवाब साहब के इन सब हरकतों के सम्मान में। आखिर में उन्होंने सिर झुका दिया और यह है ख़ानदानी, और फिर सोचने लगे कि यही है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। यही ख़ानदानी तहजीब का मतलब शिष्टता होता है, डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं। नफासत मतलब स्वच्छता, और नजाकत मतलब होता है कि कोमलता। मतलब तहजीब मतलब होता है शिष्टता, मतलब डिसिप्लिन, और नफासत का मतलब होता है स्वच्छता, और नजाकत मतलब कोमलता। तो लेखक ने ये सब कुछ देख करके सम्मान में, उनके सम्मान में सिर झुका दिया और फिर यह सोचने लगे कि यही इन लोगों का ख़ानदानी तरीका है, शिष्टता और स्वच्छता और कोमलता दिखाने का, यही इनका ख़ानदानी तरीका है। अब हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या सब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। नवाब साहब कह रहे हैं, नवाब साहब के इन हरकतों को देखकर अब लेखक कह रहे हैं कि वह गौर कर रहे थे कि शायद खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का मतलब, खीरा इस्तेमाल करने का जो उनका ये तरीका था, तो उसी से लगता है कि उसके स्वाद और सुगंध, सिर्फ स्वाद और सुगंध के कल्पना से वो संतुष्ट होने का उनका एक सूक्ष्म, नफीस या सब्स्ट्रैक्ट तरीका
ज़रूर कहा जा सकता है। मैंने बढ़िया एक तरीका उनका था, बढ़िया और सूक्ष्म तरीका उनका था, जो जिसको ये सब्सट्रैक्ट मतलब अमूर्त होता है, नफीस मतलब बढ़िया हुआ, सूक्ष्म सूक्ष्म होता है। तो मतलब लेखक का कुल मिलाकर यही कहना है कि इस कहानी में जो नवाब साहब थे, वो जो ये खीरे के साथ जो उन्होंने किया, उसको होठों तक ले गए, सूंघे और उसको फेंक दिया फिर, तो वो लेखक ये सोचने लगे कि अगर खीरे की सुगंध और स्वाद के कल्पना से ही संतुष्ट हो जाए तो शायद यही तरीका होगा। एक बढ़िया तरीका है कि खीरे की सुगंध और स्वाद के कल्पना से ही इंसान संतुष्ट हो जाए। परंतु क्या इस तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? पर क्या इस तरह का तरीका अपनाने से उदर मतलब पेट मतलब मन, उदर की तृप्ति भी हो सकती, पेट भी भर सकता है क्या? उदर की तृप्ति भी हो सकती है क्या? सुगंध और स्वाद की कल्पना से मन तो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन पेट कैसे भरेगा? क्या इससे पेट भी भर सकता है? ऐसा लेखक गौर कर रहे थे, सोच रहे थे। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यहाँ शकील का मतलब होता है कि जो जल्दी से पच नहीं पाए, नहीं पचे, और मैदे मतलब तो उधर ही होता है, पेट होता है। लजीज मतलब होता है स्वादिष्ट। अब ये सब कुछ लेखक सोच ही रहे थे कि क्या सिर्फ सुगंध और स्वाद की कल्पना से, खीरे के सुगंध और स्वाद की कल्पना से मन तो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन क्या इससे पेट भी भर जाएगा? सोच ही रहे थे, तब तक में नवाब साहब की तरफ से उनको ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया, जैसे कि किसी का पेट भर जाने पर जैसे डकार निकलता है ना, वो शब्द सुनाई दिया। और नवाब साहब उनकी तरफ देखकर कह दिए कि खीरा लजीज होता है, खीरा स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील, मतलब जल्दी पचता नहीं है और पेट पर भी बोझ डाल देता है। मतलब नवाब साहब इतने तेज थे कि अपने नवाबी को दिखाने के लिए वह एक तरह से बनावटी व्यवहार कर रहे थे कि खीरा को सिर्फ सूंघ के होठों तक ले जाकर के फेंक भी दिया और लेट भी गए, और फिर उनके मुंह से डकार के भी शब्द सुनाई दे रहे थे लेखक को। और अंत तक उन्होंने ये चीज़ कही दी कि खीरा लजीज होता है और लेकिन पचता नहीं है और पेट पर भी बोझ डाल देता है, मतलब पेट में भारी हो जाता है। मतलब वो सिर्फ सूंघ करके उनका पेट भी भर गया और डकार का भी शब्द सुनाई दिया। ये सब कुछ बनावटी नहीं तो और क्या है? लेकिन नवाब साहब ये सब कुछ लेखक से कह रहे थे। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। मतलब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार अगर आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? अब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि उनके ज्ञान के चक्षु मतलब ज्ञान के नेत्र खुल गए कि ओ यही नई कहानी के लेखक हैं। मतलब नवाब साहब जब सिर्फ सुगंध और स्वाद का कल्पना करके अपना पेट भरा ले सकते हैं, उनको डकार भी आने लग गया और वो ये इस बात को साबित भी कर रहे हैं कि खीरा बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन वह पचता नहीं है आसानी से। तो ये नई कहानी के लेखक ही तो हैं, और क्या। ये लेखक ये कह रहे हैं कि लेखक के ज्ञान की चक्षु खुल गए और सोचने लगे और पहचाने कि ये नई कहानी के लेखक हैं। मतलब वो जो इस तरह से नाटकीय रूप दे रहे थे खीरे के ऊपर, तो ये कहानी ही तो है। तो ये असली कहानी के एक और नई कहानी के यही लेखक हैं। और
जब खीरे के सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर जाने का अभिनय कर रहे हैं, तो फिर बिना विचार और घटना और पात्रों के लेखक की सिर्फ इच्छा, मतलब नवाब साहब की सिर्फ इच्छा करने से खीरे का इतना सारा कहानी बन गया लेखक के सामने ही, और वह साबित भी कर दिए। वो साबित भी करने के लिए वह कह रहे थे कि खीरा लजीज होता है और ये सब कुछ पचता नहीं है आसानी से। मतलब उन्होंने एक कहानी की कल्पना कर भी दी और एक तरह से कहानी लिख भी दी। तो लेखक के अनुसार ये नई कहानी के लेखक हुए। तो जब सिर्फ कल्पना मात्र से ही कहानी गढ़ देते हैं, तो लेखक यहाँ पर यही चीज़ कह रहे हैं, व्यंग के रूप में कह रहे हैं कि अगर खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने की ये कहानी लिख सकते हैं नवाब साहब, तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक सिर्फ इच्छा करे और वह कहानी लिख दी जाए। तो नई कहानी क्यों नहीं बन सकती सिर्फ लेखक की इच्छा करने से। और लेखक इसी चीज़ को व्यंग के रूप में इस पूरे कहानी को उन्होंने दर्शाया है कि व्यक्ति का एक वर्ग ऐसा है जो अपनी असलियत को छिपाने भर लगा रहता है, और उसको छिपाने के लिए अपनी असलियत को छिपाते छिपाते वह अपने असली शक्ल में आ जाता है, और जो लोगों को दिख जाता है, लेकिन वो फिर भी उस पर पर्दा डालता है कि नहीं, ये बात नहीं है। तो लखनवी अंदाज एक ऐसी कहानी है, व्यंग कहानी है जो लेखक ने लिखी है, और इसी चीज़ को उन्होंने दर्शाया है कि व्यक्ति के कल्पना मात्र से ही बहुत कुछ, जो ऐसे लोग हैं जो कल्पना करते हैं और उनके सामने ऐसी चीज़ें वो कर भी लेते हैं और वो साबित भी कर देते हैं, जबकि वो चीज़ होती नहीं है। तो ये कहानी का सारांश था, और यहाँ पर मैं इस कहानी को विराम देती हूँ, समाप्त करती हूँ। आशा है और उम्मीद है बच्चों कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी विचार के साथ मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।